जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती का जो एग्ज़ाम होना है, ये 4 जनवरी और 5 जनवरी को इसकी एग्ज़ाम तिथि घोषित की जा चुकी है। देखिए, इसमें ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो ड्राइवर ये 4 परीक्षाएं होनी है। 4 जनवरी को 2 परीक्षाएं होंगी और 2 ही परीक्षाएं 5 जनवरी को कराई जाएंगी। तो हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है। देखिए, 23-24 तो दिसंबर के दिन बचे हैं और 3 दिन जनवरी के हैं। तो इन अंतिम 27 दिनों में हम 27 हिंदी की टेस्ट सीरीज कराएंगे, यानी हर टेस्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे जैसे ही इस एग्जाम में आते हैं। यानी हमने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कराए हैं 2-3, उसके आधार पर ही ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो इस टेस्ट सीरीज को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। ये शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न मुहावरे से संबंधित है और ये मुहावरा है ईद का चांद होना। अनेकों बार ये दोस्तों पूछा जाता है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दावत देना, जरा भी कष्ट ना आने देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना या दिखाई ना देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसा आपका दोस्त बहुत दिनों के बाद दिखाई देता हो तो आप कहते हैं ना कि आप तो ईद का चांद ही हो गए थे। तो ईद का चांद होना अनेकों बार ये पूछा गया प्रश्न है। इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। देखिए, दावत देना, ये मुहावरा है दोस्तों इलायची बांटना। इलायची बांटना, तो इलायची बांटने का अर्थ होता है दोस्तों दावत देना। और देखिए, जरा भी कष्ट ना आने देना, यह है दोस्तों आंच ना आने देना। मुहावरे का अर्थ आंच ना आने देना। तो यहाँ पर हमने 3 मुहावरे कर लिए हैं दोस्तों। एक तो ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। एक आंच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना आने देना। और इलायची बांटना, दावत देना। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छावड़ किसके योग से बनता है? ऑप्शन ए है का प्लस छ, बी है कै प्लस च, ऑप्शन सी है कै प्लस श, ऑप्शन डी है कै प्लस से। संयुक्त व्यंजन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर। संयुक्त व्यंजन ये है दोस्तों, देखिए छ, तिरय, शिरय और ज्ञानी वाला। जो छ बनता है दोस्तों, ये का पे हलंत है प्लस से। और जो त्र है देखिए ता पे हलंत और प्लस रा से मिलकर बनता है। और जो शिरय है ये देखिए तालुशा, इस पे हलंत और रे से मिलकर बनता है। और जो ज्ञानी है, ये देखिए दोस्तों जा, इस पे हलंत और प्लस उआ, इससे मिलकर बनता है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है, इनको याद रख लें। यहाँ पर 6 पूछा गया। रे भी पूछ सकता है, श्रेय भी पूछ सकता है और ज्ञ भी पूछ सकता है इसको। ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो छा बनता है, ये कै प्लस से मिलकर बनता है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार इनको पूछता है। जैसे छा है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार छा किस वर्ण के बाद आएगा? तो ये जो आता है दोस्तों का के बाद आता है। जो छा आता है ये हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो हिंदी वर्णमाला में है वो का के बाद आता है। पहले का फिर छ। अगर त्रय को पूछे कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो त्रय है वो किस वर्ण के बाद आएगा, तो ये ता के बाद आएगा। यानी ये जो जिससे मिलकर बने हैं उनके पहले वालों के ही बाद आएंगे, इनको याद रखेंगे। छह अनेकों बार पूछा गया कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार छह वर्णमाला में किसके बाद आता है, ये का के बाद आता है। ठीक है। ऐसे शिरा को पूछे तो ये तालुशा के बाद आएगा, ज्ञा को पूछे तो ये जा के बाद आएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म को छांटना है, यानी गलत को छांटना है। असंगत यानी गलत को। तो देखिए, कड़वा अकड़वा विलोम शब्द हैं दोनों। विलोम शब्द की दृष्टि से हमें देखना, कड़वा का अकड़वा ठीक है, क्योंकि अ लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे धर्म का अधर्म, सत्य का असत्य, सही है। तो ऐसे ही कड़वा से अकड़वा बना दिया, सही है। जटिल सरल, ये भी विलोम सही है। परतंत्र स्वतंत्र, ये भी सही है। तीव्र मंद्र, मंद्र ये गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मंद्र शब्द नहीं है, इसका होगा मंद, यानी धीमा। तीव्र तेज और मंद धीमा, जो इस पर रह ये गलत है दोस्तों। मंद्र नहीं बल्कि मंद होना था यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? अतिवृष्टि का विलोम रेगिस्तान, आर्द्र, अनावृष्टि या बाढ़। देखिए, अतिवृष्टि होता है तो बहुत अधिक वर्षा होना। बहुत अधिक वर्षा होना। वर्षा होना क्या कहलाता? अतिवृष्टि कहलाता, बहुत अधिक वर्षा होना। इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों अनावृष्टि। इसका अर्थ होता अकाल या सूखा। अकाल या सूखा। ठीक। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प हो।
क्षति और क्षिति। जिस प्रकार से क्षति और क्षिति लिखे हुए हैं, यानी पहले इसका अर्थ होना चाहिए फिर इसका अर्थ, ये हमें देखना। तो पृथ्वी हानि, हानि लज्जा, हानि या पृथ्वी, बाड़ी या हानि। देखिए जो क्षति होता है दोस्तों, ये होता है हानि, और जो क्षिति है इसका अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी। तो ये देख लेंगे हानि पृथ्वी कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, हानि और पृथ्वी। ये प्रश्न पूछा जाता है, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प हो, यानी नियत, नियति। दोबारा से वही प्रश्न है लेकिन शब्द चेंज है, नियत और नियति। तो भाग्य, कल, नियत या निरक्षर, भाग्य, कल, दोबारा ऑप्शन लग गया, कोई बात नहीं, नियत या भाग्य। तो देखिए जो नियत होता है दोस्तों, नियत, ये होता है नियत वाला, ये नियत, यानी से आपकी नियत ठीक नहीं है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ये वाली नियत है, ठीक। और जो नियति होती है, नियति, ये होता भाग्य, नियति होता भाग्य, ठीक। कि उसकी नियति देखिए, वह दर दर की ठोकरें खा रहा है, इस तरह से जो नियति हम बोलते हैं कि तो ये होता भाग्य। और ये आधा गया है, जो हमने यहाँ पर हलंत लगा दिया, ठीक। तो ये नियत और भाग्य बन जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे जैसे अली और आली को लेकर, ये भी अनेकों बार पूछा गया, अली और आली, इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। अली होता भौरा, जो छोटी की मात्रा वाला है, और जो आली है ये होता सखी। ऐसे ही दोस्तों शब्द हैं, जैसे शकल, एक है सकल, और एक होता है दोस्तों शक्ल, जिसमें आधा क्या होता है। तो ये जो शकल है, शा का ला, पूरा का है ला, शकल, ये होता है दोस्तों टुकड़ा, टुकड़ा। और जो सकल है इसका मतलब होता है सारा, यानी सर्व। और जो शक्ल है ये होता है चेहरा। ये भी प्रश्न पूछा गया, जैसे शकल, टुकड़ा। जैसे हम कहते हैं कि ज्वालामुखी फटने से शिला शकल दूर दूर पड़े थे, शिला शकल। शिला होता है पत्थर, जैसे पत्थरों पर लिखे लेख को क्या कहते हैं, शिलालेख। तो शिला शकल, पत्थर के टुकड़े, शिला शकल। शकल, जैसे शकल का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको विभावना अलंकार में, पीछे वाले टेस्ट में। विभावना अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें कारण के बिना कार्य हो जाता है। जैसे आनन रहित, आनन रहित, सकल रस भोगी, सकल रस भोगी। तो आनन यानी मुख रहित, मुख के बिना, सकल मैंने यहाँ बताया सारा, और रस, रस होता स्वाद या आनंद, और भोगी भोगना। तो मुख के बिना सारे रस को भोगना, तो यहाँ पर विभावना अलंकार होगा, लेकिन हमें यहाँ पर सकल इस वाक्य में प्रयोग करके मैंने आपको बताया था कि सकल रस यानी सारे के सारे रस भोगना। तो सकल माने होता सारा, और शक्ल कहते हैं चेहरे को। जैसे किसी से अगर आपने कुछ कहा हो तो सामने से कुछ इस तरह से भी जवाब मिलता है कि कभी आईने में शक्ल देखी है, तो वो जो शक्ल देखी है आईने में, वो चेहरा, ये वाला शक्ल होता है, आधा कै वाला, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि का विशेषण क्या है? अग्नि, आग्नेय, आज्ञेय या आग। देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। अच्छा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोला जाता है दोस्तों, विशेष्य, ठीक। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे गाय है, संज्ञा है, अगर इसके आगे हम लगा दें काली, ये गाय कैसी है, काली है। काली क्या बता रही है, इसकी विशेषता बता रही है काली गाय, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक। तो जो अग्नि का विशेषण है वो होता है दोस्तों आग्नेय। अनेकों बारी प्रश्न पूछा जाता है अग्नि का विशेषण, सेम टू सेम ऐसे ही। अग्नि का विशेषण क्या है, तो होता है आग्नेय। अगला प्रश्न है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तत्सम, देशज, विदेशज या संकर का। तो जो छायादार शब्द है दोस्तों ये है संकर का। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। अच्छा, शब्दों का वर्गीकरण जो पिछले टेस्ट में मैं करा रहा था तो मैंने आपको बताया था, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए कुछ इस तरह से हम शब्दों का वर्गीकरण करके देखते हैं।
अगला देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंते? तो जो घा का उच्चारण स्थान है दोस्तों, ये होता है कंठे, क्योंकि ये क वर्ग में आता है। और पिछले टेस्ट में मैं आपको सूत्र भी बताया था इसका, और वो सूत्र था दोस्तों अ कु ह विसर्ग, आकुहा विसर्ग नाम वाले कंठे। ठीक, यानी कि आकुहा विसर्ग नाम वाले क्या कहलाएंगे? कंठे कहलाएंगे। यहाँ पर आ का जो आशय है वो आ और बड़ा आ दोनों से है। ठीक, और का पर ऊ की मात्रा लग रही है, इसका मतलब का वर्ग पूरा। का वर्ग, का वर्ग में क्या आता? का, ख, ग, घा और ला। तो देखिए यहाँ पर जो घा ही पूछा गया, घा उच्चारण स्थान से कौन सा है? तो वो कंठ है, और हा भी कंठ में आता है, और विसर्ग भी कंठ में आता है। ठीक, तो इस सूत्र को याद रखेंगे, आकुहा विसर्ग नाम वाले कंठे कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, कंठ, मूर्धा, दंत? तो जो शाह ध्वनि है दोस्तों, ये है तालु। ठीक है, तालु शाह होता है ये। इसका भी मैंने आपको सूत्र बताया था पिछले टेस्ट में, और वह है दोस्तों ईचु यश नाम वाले तालव्य। ठीक है, ईचु यश नाम वाले तालव्य। यहाँ पर ई का जो आशय है वो है ई और बड़ी ई, और चा पे देखिए ऊ की मात्रा है, यानी चा वर्ग। चा वर्ग में क्या क्या आता है? तो देखिए चा, छा, जा, झा और उआ, और या आएगा इसमें, और ये वाला शाह, यानी इसको हम तालुशा बोलते हैं। यही पूछा है, शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा? तो वह है तालु। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या है? 66, 66, 66 या 66 या 60? सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, यह सभा, मनुष्य, हिमालय? तो यहाँ पर जो ये है सर्वनाम। सर्वनाम देखिए क्या होता, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए संज्ञा की परिभाषा मैंने आपको बतलाई थी। संज्ञा यानी नाम, इसका अर्थ होता है नाम। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर। तो संज्ञा के स्थान पर ही आते हैं, संज्ञा के स्थान पर। तो प्रश्न आता है, सर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम क्यों प्रयोग किए जाते हैं? तो देखिए वाक्य को सुंदर बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से? तो देखिए हम कह सकते हैं, जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। मोहन रोज मंदिर जाता है। मोहन के पास साइकिल है। देखिए वाक्य में बार बार मोहन आ रहा। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन रोज मंदिर जाता, मोहन के पास साइकिल है। लेकिन हम मोहन के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और वाक्य को सुंदर बना देंगे। मोहन एक अच्छा लड़का है, सर्वनाम लिख देंगे वह रोज मंदिर जाता है। मोहन के, यहाँ लिख देंगे दोस्तों उसके, उसके पास साइकिल है। तो वाक्य क्या बन जाएगा? सुंदर बन जाएगा। प्रश्न देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5? देखिए स्वर संधि जो होती है दोस्तों 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद नहीं है? दीर्घ, अनादि, गुण, वृद्धि? तो देखिए जो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, एक तो होता है दोस्तों दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़ संधि और अयादि संधि। अयादि यानी दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो उसमें अनादि संधि नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अयादि संधि होता है। तो कौन सा भेद नहीं है स्वर संधि का? अनादि नहीं है। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट, बाबू जुगल किशोर? तो हिंदी का प्रथम पत्र है उदंत मार्तंड। इसका अर्थ होता है दोस्तों उगता सूर्य, उगता सूर्य। ये प्रथम बार देखिए प्रकाशित किया गया था दोस्तों, प्रथम बार प्रकाशित 30 मई 1826 को। तो ये 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? तो ये किया गया था दोस्तों कोलकाता से। सही है, कोलकाता से। उस समय इसका नाम था कलकत्ता। ठीक, कलकत्ता।
और ये दोस्तों साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र, इसकी प्रकृति पूछता है कौन सा पत्र था। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड, ये साप्ताहिक पत्र था। 30 मई 1826 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया था कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता से। तो इसके जो संपादक हैं वो हैं बाबू जुगल किशोर या पंडित जुगल किशोर भी इनका नाम आता। पेशे से ये दोस्तों वकील थे, वकील, और कानपुर के रहने वाले, कानपुर के रहने वाले थे ये, कानपुर के रहने वाले, ठीक है। और देखिए जो 30 मई है ना, 30 मई, इसको हिंदी पत्रकारिता दिवस के नाम से भी मनाते हैं प्रतिवर्ष। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया था? 30 मई को। कहाँ? भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया था 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, इसी उपलक्ष्य में। यानी हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक हैं बाबू जुगल किशोर। ये पेशे से वकील थे, कानपुर के रहने वाले थे। इसका शाब्दिक अर्थ है उदंत मार्तंड का उगता सूर्य। और प्रथम बार प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को कलकत्ता से। ये भी पूछता है कि किस शहर में प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से, सही है। अगला प्रश्न है देखिए, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, श्लेष या अतिशयोक्ति। देखिए बांधा था विधु को, विधु कहते हैं दोस्तों चांद को, चांद को। बड़ी अच्छी कहानी है दोस्तों। और ये जो लाइनें ली गई हैं, ये आंसू काव्य से ली गई हैं, आंसू काव्य से, आंसू काव्य। अब मुझे आप ये बताएं आंसू काव्य किसका है? 2-3 बार मैं आपको करा चुका हूं। आंसू काव्य है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का। मैंने आपको कहानी बताई थी दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर, इनके काव्यों को लेकर, कि शंकर भगवान जी का प्रसाद बट रहा था। जब शंकर भगवान जी का प्रसाद बट रहा था तो ये मैंने आपको कहानी बताई थी इस तौर पर के कि ये कहानी आपके बहुत काम आनी है। यानी एक काव्य इनका बताया था मैंने आपको, कामायनी। फिर बताया था जैसे ही प्रसाद बट रहा था तो लोगों की प्रसाद लेने के लिए लहर दौड़ गई, लहर था। और इस लहर में एक उर्वशी नाम की छोटी बच्ची भी थी। उर्वशी, उर्वशी को प्रसाद नहीं मिलता, जिसके आंसू निकल आते हैं और ये आंसू झरने की तरह बहते हैं। तो ये इनके मैंने काव्य बताए थे जयशंकर प्रसाद जी के, कामायनी, लहर, उर्वशी, आंसू, झरना। और जब इसको प्रसाद मिलता है तो ये आंसू इतने खुश, ये इतनी खुश होती है, इतनी खुश जैसे जंगल में फूल खिल गया हो। यानी कानन कुसुम, कानन होता है जंगल और कुसुम होता है पुष्प। तो ये इनके क्या है, जयशंकर प्रसाद जी के सारे काव्य हैं। कामायनी, लहर, उर्वशी, आंसू, झरना, कानन, कुसुम। तो ये जो आंसू काव्य है इसी से ये लाइनें हैं बांध। तो देखिए आंसू जो काव्य है ये गीति काव्य है, गीति काव्य। यानी इसको गाकर पढ़ा जाता है। यानी ये छंद में लिखा हुआ है सारा, इस तरह से बांधा था बिंदु को, इसी तरह से छंद में पूरा काव्य लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का। और ये 1925 में दोस्तों प्रकाशित हुआ था। और इसको जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुख में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अनुभूति होती है वो अनुभूति होती है प्रेम अनुभूति, प्रेमानुभूति, प्रेमानुभूति होती है। और इसमें जो ये बात कर रही है ना, बांधा था विधु को किसने, तो प्रेमिका को लेकर ये बात की जा रही है। प्रेमिका, प्रेमिका जो है वो दूर है प्रेमी से, और यहाँ पर वो विरह व्यक्त कर रहा है। जो प्रेमी है वो प्रेमिका के लिए विरह व्यक्त कर रहा है, यानी उसके चेहरे को याद कर रहा है, अपनी प्रेमिका के। और चेहरे को याद कर रहा है, जैसे ही ये उसका चेहरा है उसको चांद बता रहा है, विदु का मतलब होता है चांद। और इस चेहरे पर उसको क्या है, बालों की लटें दिखाई दे रही हैं। इन बालों की लटों को कह रहा है वह जंजीरें, कि ये जो बांधा था बिंदु को किसने, यानी इस चांद पर, ये काली जंजीरों से इस चांद को किसने बांध रखा है। और इसकी जो मांग है ना, बालों की मांग, उसमें मोती पिरोए हुए हैं। तो कह रहा मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो इस प्रकार से बड़ा चढ़ाकर बातें की जा रही हैं कि चांद को जंजीरों से बांध दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब इस प्रकार की बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, यानी सामान्य लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर जब बात की जाती है, तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। एक काव्य है देखिए मेघदूत, एक ग्रंथ है मेघदूत। और ये मेघदूत है संस्कृत में लिखा हुआ, संस्कृत में। किसका है? कालिदास का। मेघदूत किसका है? कालिदास का है, कालिदास का। किस चीज में है? संस्कृत में लिखा हुआ है। और ये जो है, जो आंसू है काव्य है, ये हिंदी का है, हिंदी का, ठीक। तो इस मेघदूत में भी
जो प्रेमी है वो पर्वतों पर बैठा हुआ है। वो पर्वत पर बैठा हुआ है, जैसे ही वहां पर काली घटा आती है और बरसात पड़ती है, उसको अचानक से अपनी प्रेमिका याद आ जाती है मेघदूत में। तो वो जो मेघ यानी बादल, इन बादलों से ही बादलों को क्या है, अपना दूत बनाना चाहता है। यानी दूत होता है जो संदेश पहुंचाता हो कि मेरी प्रेमिका के पास आप संदेश ले जाओ। तो ये जो मेघदूत वाली कहानी है वही कहानी है आंसू में। यानी आंसू में भी ये हम यहाँ भी क्या है, प्रेमी प्रेमिका के लिए तड़प रहा है, विरह कर रहा। और मेघदूत में भी क्या है, प्रेमी प्रेमिका के लिए तड़प रहा है। तो इसको जो आंसू काव्य है, इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। और ये प्रश्न दोस्तों पूछा हुआ, हिंदी का मेघदूत, हिंदी का मेघदूत किसको कहा जाता? तो आंसू काव्य को कहा जाता है हिंदी का मेघदूत। इसको भी याद रखेंगे। यानी मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है, संस्कृत में लिखी हुई है। और जो आंसू है ये हिंदी काव्य है, किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। इसमें भी प्रेमी प्रेमिका के लिए तड़प रहा है, और मेघदूत में भी प्रेमी प्रेमिका के लिए तड़प रहा है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अच्छा, अतिशयोक्ति अलंकार के दो एग्जाम्पल और याद रखेंगे, ऐसे ही बता रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर लिखने की। एक तो दोस्तों ये पूछा जाता है, महाराणा प्रताप जी को लेकर है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे हो पार, राणा ने सोचा इस पार, अब तक चेतक था उस पार। जो चेतक है महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है जीएस में। तो यानी यहाँ भी बड़ा चढ़ाकर बातें की जा रही हैं, जो नदियां बड़ी बड़ी थी उसको चेतक जो है वो वैसे ही कूद जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है इसका, वो भी कई बार पूछा गया है कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि पूरी लंका जला दी गई, किसके द्वारा? हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर, हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाकर सारी लंका जला दी। लेकिन पूंछ जो है वो जल भी ना पाई थी और सारी लंका जल गई। यहाँ पर भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये तीन हैं जो आने की संभावना है, यहाँ से पूछे जाते हैं, कई बार ये आए हुए भी हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययीभाव? तो देखिए, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का सही वाक्यांश होगा। जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, जो कुछ ना जानता हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। अर्थात तत्काल सोचकर यानी तुरंत उत्तर देने वाला, जो तुरंत उत्तर देता है उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, इसको बोलते हैं दोस्तों नवजात। नवजात। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, इसको बोलते हैं दोस्तों अज्ञ। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रियम वदा। और अनेकों बार ये पूछी गई है, प्रियम वदा। स्टार लगा लेंगे इस पर। कुछ ना जानता हो उसको देखिए अज्ञ बोलते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए, ज्ञा, ज्ञा से आप जानते हैं ज्ञानी होता है, ज्ञानी। यानी इसको मैं याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ज्ञानी। और ज्ञानी को आप जानते हैं ये बहुत कुछ जानता है, यानी विशेषज्ञ एक तरह से। ज्ञानी कौन होते हैं? विशेषज्ञ। विशेषज्ञ, या कह सकते हैं जानने वाला, जानने वाला। सही है। तो ज्ञा से ज्ञानी यानी विशेषज्ञ, जानने वाला। तो ज्ञा का अर्थ होता है दोस्तों जानने वाला। और मैंने आपको बताया था कि आ लगाकर विलोम बनाया जाता है। इस प्रकार से ही ज्ञा में जब हम आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा अज्ञे, जो कुछ ना जानता हो। इसी प्रकार से जैसे गा जानने वाला है, अगर इसमें हम बहु लगा देंगे, बहु, और ज्ञा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बहुज्ञ, यानी बहुत कुछ जानने वाला। क्या बन जाएगा यहाँ पर? बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला। अगर इसी में दोस्तों अल्प लगा देंगे, अल्प, ये ये वह शब्द हैं दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। अल्प होता कम, और क्या होता जानने वाला, तो कम जानने वाला, कम जानने वाला। इस प्रकार से इस शब्द को याद रखेंगे। एक, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचना, रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हृदय दर्पण, या उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो भरत मुनि ने जो रस सूत्र का विवेचन किया है वो नाट्यशास्त्र में किया है। ठीक। अट्टालिका का तद्भव रूप है अटाला, अटल, अटारा, या अटारी। तो अट्टालिका का तद्भव रूप है दोस्तों वह है अटारी। ठीक है। अट्टालिका तत्सम है और अटारी क्या है? तद्भव है। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के उत्तर दीजिए। बाढ़ विनाश की सूचक है, इसको देखकर ही भय लगता है। बाढ़ का जल इतने वेग से आता है कि मार्ग में आने वाली हर वस्तु को बहा ले जाता है। पशु बह जाते हैं, खेत और खेती बर्बाद हो जाती है, और मकान टूटकर गिर पड़ते हैं।
पानी घरों और दुकानों में घुस जाता है और सारा सामान नष्ट कर देता है। दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, किंतु पीने के योग्य एक घूंट भी नहीं होता। जल से मच्छर उत्पन्न होते हैं और मलेरिया फैलता है। दूषित जल पीने से हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। लोग कहते हैं पृथ्वी पर पाप का भार होने पर प्रकृति दंड देती है। ये सच है कि अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ को पूर्णतया रोका नहीं जा सकता, किंतु सरकारी कर्मचारी सावधानी बरतें तो बाढ़ से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। प्रश्न है, संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से और क्या विपत्ति आती है? देखिए, जो पीछे गद्यांश कराए थे वो कोई ऐसे थे कि सेम टू सेम वो लाइनें हमें मिल गई। लेकिन कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें थोड़ा सा सार के अनुसार, यानी उसका हम सार देखेंगे फिर उसके अनुसार उसका अर्थ लगाएंगे। तो संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से और क्या क्या विपत्ति आती है? बीमारी जन्म लेती है और फैलती है। बाढ़ को रोकना कठिन हो जाता है। लोग डरकर घरों में घुस जाते हैं। दूर दूर तक जल दिखाई देता है। तो संपत्ति नष्ट होने का अतिरिक्त बाढ़ से बीमारी जन्म लेती है और फैलती है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि ये हमने पढ़ ही लिया। इससे घरों में पानी घुस जाता है, इससे बचने का उपाय नहीं दिखता, इससे जन धन की बहुत हानि होती है। इसको देखकर ही वही लगता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इससे घरों में पानी घुसता है, इससे जनधन की उपाय होती है, जनधन की बहुत हानि होती है। देखेंगे क्या आंसर आ गया। पृथ्वी है, इस अत्यधिक वर्षा होने पर बाढ़ रोक सकता है, पशु आ जाते हैं, पानी में इससे अगर मरे होते तो बचने को उपाय नहीं है। इसको देखो। देखिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि इससे जन धन की बहुत हानि होती है। ठीक। यानी हमारे 22 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यह अनुच्छेद किस बारे में है? खेत और खेतों की हानि के बारे में, मक्खी मच्छर संबंधी रोगों के बारे में, प्रकृति के दंड के बारे में, बाढ़ से होने वाली हानि के बारे में। तो किस बारे में है? प्रकृति, ये कि प्रकृति दंड देती है, यानी प्रकृति के दंड के बारे में यह अनुच्छेद बताया गया है। अगला प्रश्न है, ये गद्यांश हमने पढ़ ही लिया है। बाढ़ क्यों आती है? बहुत अधिक वर्षा होने के कारण, नदी पर बने बांध टूटने के कारण, पृथ्वी पर पाप का भार होने के कारण, सरकारी लापरवाही का। तो बाढ़ क्यों आती है? देखिए यहाँ पर है, अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़। तो बहुत अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न है, बाढ़ आने पर पीने को पानी तक नहीं मिलता क्योंकि बाढ़ का जल गहरा होता है, दूषित होता, वेगवान होता, घरों में घुस जाता है। तो पीने को पानी तक नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि वो बाढ़ का जो पानी होता है वो दूषित होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती एग्जाम के तहत 25 क्वेश्चन हिंदी के थे। और ये जो टेस्ट हम चलाएंगे यानी 27 टेस्ट, उसका ये आज का पहला टेस्ट था। कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक। इससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। और ज़्यादा दिन नहीं है, 23-24 दिन दिसंबर के हैं, 3 दिन हमारे पास जनवरी के हैं। ये जो समय है ये मात्र रिवीजन का समय हमारे पास बचा है। तो आज के लिए है इतना ही दोस्तों। थैंक यू। धन्यवाद।